हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है कवर करने वाले हैं 23 जनवरी का जितना भी न्यूज़ है उस हर एक न्यूज़ को सिंगल लेक्चर में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखो ऑलरेडी पहले क्या होता था कि जो ये न्यूज़ है ये जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता था, लेकिन फिर बाद में जो है आइडिया आया कि जो करंट अफेयर्स है ये तो जो रिटेन एग्जाम है उसको तो क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ध्यान रखना, एग्जाम तो क्वालिफाई कर लोगे यहां से अगर कवर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आता है उसको, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई इशू हो रहा है, इंडिया नेबर में इशू हो रहे हैं, है ना, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए जो है जो टेलीग्राम में अपलोड कर रहे थे वो सफिशियंट नहीं होता। वो रिटर्न को एग्जाम जो है क्लियर जो है क्वालिफाई करने के लिए सफिशियंट है। लेकिन अब जो है ओरिएंटेशन लेके चल रहे हैं जो कि पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा करंट अफेयर्स का। इसमें कवर करने वाले हैं, न्यूज़ को तो कवर करेंगे, जो फैक्चुअल न्यूज़ है उसको कवर करेंगे, उसी के साथ जो है द हिंदू का एडिटोरियल या फिर इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अब से पूरा यहाँ पे फ्रीली हो जाओ, वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे होने वाले हैं। इसमें स्टैटिक पोर्शंस भी कवर करेंगे, साथ में एडिटोरियल क्वेश्चंस को भी, एडिटोरियल में जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसको भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही कवर करेंगे। जिसमें से पहला न्यूज़ है जिसको कवर करना है। आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि वेबसाइट जो है लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ठीक है, एक तो ये जो है स्लाइड के फॉर्म में जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो ही जाएगा। इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट भी अब से जो है डेली बेसिस में अपलोड हो जाएगा विथ टाइमली मैनर में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ है कि अभी जो है एक्सरसाइज जो दोस्ती हैं ये कंडक्ट हुए हैं, किसके किसके बीच, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच। और ये जो एडिशन रहा है 17 एडिशन रहा है। अब देखो यहाँ पे 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर, इसका मतलब क्या होता है, ये ट्राइलेटरल है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए थे ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें से इंडिया हो गया, श्रीलंका है और मालदीव इसके बीच ऑर्गेनाइज किए गए थे। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है अगर ये पूछ लिया जाए तो माहे में ऑर्गेनाइज किए गए थे। माहे मतलब कहाँ पे है, मालदीव में है। तो माहे में इसको ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो एक्सरसाइज दोस्ती है ये बाई एनुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। बाई एनुअल मतलब होता है कि जो 2 साल में एक बार कंडक्ट किए जा रहे हैं कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हैं। इसे कंडक्ट किए गए थे इंडियन कोस्ट गार्ड और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, एनडीए, और श्रीलंका का जो कोस्ट गार्ड है इसके द्वारा इसे कंडक्ट किए गए थे। इसे जो है अगर थोड़ा स्टैटिक पोर्शंस कवर करें तो 1991 में जो है इस्टाब्लिश किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे एज अ बाईलेटरल, है ना, इंडिया और मालदीव। अब देखो लोकेशंस अगर देखोगे तो ये जैसे कि ये इंडिया हो गया, इंडिया के जस्ट नीचे में श्रीलंका हो गया और यही आसपास में कौन है, मालदीव है। तो सोचे कि पहले तो इंडिया और मालदीव के बीच कंडक्ट हो रहे थे तो ट्राइलेटरल के फॉर्म में कौन आ गए, श्रीलंका भी आ गए, क्योंकि श्रीलंका भी जो है उसका पास ही है, नजदीक में ही है। तो ये 17 एडिशन रहा है, 2026 माहे में कंडक्ट किए गए थे। 3 मेंबर हैं, इतना बेसिक्स जानकारी यहाँ पे याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा होता है, कोई भी एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हो, सिंपल बात है, अगर कोई एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हो तो क्यों कंडक्ट करोगे, इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो कंडक्ट इसलिए किए जाते हैं, या फिर मेजर यहाँ पे पॉजिटिव साइड ये होता है कि जो बाइलेटरल रिलेशन होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे 3 कंट्री है तो इन तीनों कंट्री का जो रिलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होंगे, बूस्ट हो जाएगा। जो फोर्सेस होगा, फोर्सेस में जो है एक कल्चरल एक्सचेंज के साथ एक टेक्टिकल एक्सचेंज भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो है एक रिलेशन होता है कंट्री के बीच, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे। तो स्ट्रेंथन मैरीटाइम कॉपरेशन इन इंडियन ओशियन रीजन, क्योंकि तीनों अगर कंट्री का अगर लोकेशन देखोगे तो इंडियन ओशियन में है। अगर इंडियन को खतरा है तो हो सके तो ये जो है श्रीलंका को भी खतरा हो सकता है उससे, ठीक है। क्योंकि अगर लोकेशन देखोगे तो ये इंडिया भी इंडियन ओशियन में आ रहा है, श्रीलंका भी इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, मालदीव भी जो है इंडियन ओशन का पार्ट है। अगर श्रीलंका में पायरेसी हो रहा है, श्रीलंका में खतरा है, तो हो सके तो मालदीव में भी हो सकता है, क्योंकि पार्ट तो एक ही का है। तो इसको जो है कंडक्ट करना, स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन बनाना, प्लस जो इंटरपोरेबिलिटी होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में उसको स्ट्रेंथन करना, जो सर्च है, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस, उसको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है।
प्लस यहाँ पे जो है नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेट कौन कौन से हैं, एक है मैराइन पॉल्यूशन। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब है कि पहले से ही आ रहे हैं, जैसे कि देखना नॉन ट्रेडिशनल मतलब पहले से नहीं आ रहा, मतलब अभी अभी उसका ओरिजिन हुआ है। कैसे, अब यहाँ पे पहले अगर देखे होंगे या फिर सुने भी नहीं होंगे कि जो ओशियन है वो पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन जो है 21st सेंचुरी जैसे आया वहां से इसका पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए इसको जो है नॉन ट्रेडिशन कंसिडर किए गए हैं। तो मैरीटाइम पॉल्यूशन हो गया, इलीगल एक्टिविटी सी जैसे कि पायरेसी हो रहा है ना, और फिश कैचिंग हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटोरियल बाउंड्री से जाके जो है फिश को यहाँ पे कैच कर रहे हैं। प्लस जो मैरीटाइम सेफ्टी चैलेंजेस है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, ये कुछ यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी है। कैसे, क्योंकि एक तो एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं फोर्सेस के बीच, दो फोर्सेस के बीच यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है, तो एक्सरसाइज तो कंडक्ट हो रहा है लेकिन उस रिलेशंस को अगर देखोगे, उस कंट्री का रिलेशंस को देखोगे तो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। एक वे में जो है एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है लेकिन उसी से रिलेटेड जो उस कंट्री का जो एक्सरसाइज है, उस कंट्री का जो हेड है उसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट है उसको इनहेंस मिलेगा, जो सागर विजन है इंडिया का, ठीक है, उसको यहाँ पे इनहेंस मिलेगा। प्लस जो नेबरहुड है, नेबरहुड इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉल्यूशन, उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट होते हैं तो मेजरली उसको दो हार्बर में ही कंडक्ट किए जाते हैं। पहला एक होता है हार्बर फेज और सेकेंड होता है सी फेज, मतलब दो पॉइंट में इसको कंडक्ट किए जाते हैं। हार्बर फेज जो कि एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है, मतलब टेबल टॉप डिस्कशन होता है, इसमें कैसे जो है एक्सरसाइज कंडक्ट करना है ना, ये जो है डायरेक्टली प्रैक्टिकल वे में नहीं होता है। प्रैक्टिकल वे बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि एक्सरसाइज डायरेक्टली 1-to-1 फेस कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। पहले तो एक्सरसाइज कैसे करोगे उसका बैकअप में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसी प्लानिंग को बोलते हैं हार्बर फेज। उसके बाद होता है सी फेज, और यही फेज जो है ये एक्चुअल फेज होता है। ठीक है, यही जो है एक्चुअल फेज होता है जहां पे इस ऑपरेशंस को कंडक्ट किए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जो कि फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे नाम याद रखना नोकेन है, ये पहुंच चुके हैं, अराइव हो चुका है। अगर इसका यहाँ पे लोकेशन देखोगे तो ये फिलीपींस सी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है लोकेशन है। देखो, अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड किए गए हैं, कौन सा वर्ड ऐड किए गए हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक नॉर्मल साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन। जो नॉर्मल साइक्लोन है, जो साइक्लोन कवर करते हैं, यही एक्चुअल में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ट्रॉपिकल का सिंपल सा मतलब है जो कि ट्रॉपिकल लेवल में ओरिजिनेट हो। ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल लेवल में ओरिजिनेट हो उसको बोले जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन एक होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन मतलब थोड़ा सा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि साइक्लोन को अगर देखोगे तो इसे लो प्रेशर सेंटर चाहिए होता है, लो प्रेशर, जैसे कि ये वास्ट अमाउंट ऑफ ओशियन है। अब ओशियन में सपोज करो इस एरिया में अगर साइक्लोन आ रहा है तो सबसे पहले उस एरिया को तो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। प्लस इसके साथ लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, है ना, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। प्लस उसके बाद एयर का राइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसको जियोग्राफी में कवर करेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये सब अपने को पता होना चाहिए और इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता है कैसे साइक्लोन फॉर्म होते हैं तो अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ रेसेंट साइक्लोन याद रखना, जैसे कि साइक्लोन दिता हो गया, श्रीलंका से आए थे। साइक्लोन मोन्था हो गया, बे ऑफ बंगाल में आए हैं। हरिकेन इरिन हो गए, अटलांटिक ओशियन में आए हैं, है ना। फिर टाइफून पोडुल्स हो गए, साउथ चाइना सी से हैं। तो ये कुछ रिलेटेबल रेसेंट का जो साइक्लोन्स आए हैं उसको यहाँ पे याद रखोगे। और जो नोकोन साइक्लोन है ये तो अराइव हो चुका है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट है कि जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इन्होंने अपना फाउंडेशन से जो है डे सेलिब्रेट किए हैं 19 जनवरी को। 19 जनवरी को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किए गए हैं। एनडीआरएफ क्या है, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ एक स्पेशल फोर्सेस है ना। एनडीआरएफ को बनाए ही गए थे स्पेशल फोर्सेस, क्यों, कोई भी अगर नेचुरल या फिर मैन मेड डिजास्टर हो रहे हैं तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, पीपल को रिहेबिलिट करने के लिए, प्लस रिस्पॉन्स करने के लिए, रिलीफ देने के लिए एक स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं, वो है एनडीआरएफ। जैसे कि एनडीआरएफ ये सेंट्रल लेवल में होता है। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में एसडीआरएफ भी होता है जो कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेट में होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं।
तो नेचुरल या फिर मैन मेड जो डिजास्टर है उसको रेस्क्यू करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, प्लस रिलीफ रिहेबिलिटेशन जो है करने के लिए पूरा एनडीआरएफ को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। लीगल बेसिस जो है ये 2005 का एक्ट है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसी के थ्रू इसमें जो है प्लान को प्रिपेयर किए जाते हैं, इसी के थ्रू एनडीआरएफ को इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं और इसे हेड किए जाते हैं डायरेक्टर जनरल के द्वारा, ठीक है। फॉर्मेशन 2006 में किए गए थे। ये एक स्पेशलाइज्ड रैपिड एंड प्रोफेशनल जो है डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं। क्या क्या जो है रिस्पांस किए जाते हैं, कौन कौन से डिजास्टर, जैसे कि साइक्लोन आ गया, तो साइक्लोन में अब देखो साइक्लोन आया तो ह्यूमन यहाँ पे अफेक्ट होंगे, तो उसको रेस्क्यू करना, रिस्पॉन्ड करना और पीपल को रिहेबिलिटेशन देना, रिहेबिटेट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एनडीआरएफ का। जैसे कि फ्लड हो गया, फायर डिजास्टर है, अर्थक्वेक हो गया, अवलेंच हो गया। अवलेंच का मतलब क्या होता है, एक देखो एक अवलेंच होता है, एक होता है लैंडस्लाइड, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अवलेंच का सिंपल सा मतलब है जो बर्फ होता है, बर्फबारी हिंदी में बोलते हैं, मतलब जो जैसे कि एग्जांपल है माउंटेन हिमालय का। अब हिमालय में बहुत ज़्यादा क्या है, ग्लेशियर है, तो बल्क अमाउंट में जब ग्लेशियर नीचे आते हैं, है ना, बल्क अमाउंट में ग्लेशियर जब ग्लेशियर फॉल होता है उसको अवलेंच बोलते हैं। लेकिन लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड भी बल्क अमाउंट में आता है, लेकिन लैंडस्लाइड मेनली यहाँ पे मगमा देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मगमा होते हैं, है ना, रॉक्स हो गया, इस टाइप के जो है सब्सटेंस देखने को मिलता है। लेकिन अवलेंच में जो है बर्फ होता है, आइस होते हैं, याद रहेगा। चलो कुछ की फंक्शंस है जो है एनडीआरएफ का, कुछ की फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, हालांकि इसको डिस्कस कर चुके हैं। अफेक्टेड पॉपुलेशंस को इवोक्यूएशंस करना, इमीडिएट रिलीफ एंड मेडिकल एड हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग देना, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, प्लस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑन रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट आता है तो ये कुछ एनडीआरएफ का यहाँ पे मेजर रोल होता है। नेक्स्ट न्यूज है जो कि कुमालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अभी रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किए गए हैं। कहाँ पे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान में है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन एक एरिया है जहाँ पे नोटिफाई किए जाते हैं अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया टू एक्ट एज अ बफर एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी। देखो इको सेंसिटिव जोन जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसमें डिफाइन किए गए हैं प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया, सपोज ये प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, अब इस प्रोटेक्टेड एरिया में भी ऐसा जोन होगा, मान लो ये जो है पार्टिकुलर जोन हो गया जो कि इको सेंसिटिव जोन बोल रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन मतलब यहाँ पे जितना भी ह्यूमन का एक्टिविटी है सब चीज यहाँ पे बैन हो जाएगा, जितना भी ह्यूमन का एक्टिविटी इम्पैक्ट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, हर एक चीज को यहाँ पे बैन कर दिए जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके थ्रू जो है इस इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई किए गए हैं, किसके अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए गए थे 2002 में, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन का। अब क्या एक्सटेंड है इको सेंसिटिव जोन का, एक्सटेंड समझ लेते हैं। ये 10 किलोमीटर अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब जैसे कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो इस प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर के आसपास जो है इसको इस्टेब्लिश कर सकते हो, कैन बी लेस और मोर देन डिपेंडिंग ऑन इकोलॉजिकल। अब ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर ही बोले हैं तो 10 किलोमीटर ही जाना है, अगर लगता है कि 10 किलोमीटर से आगे भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए तो वहाँ पे कर दिए जाते हैं। और याद रखना जो इको सेंसिटिव अराउंड बायो स्फीयर रिजर्व में ही होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नो इको सेंसिटिव जोन अराउंड बायो स्फीयर रिजर्व, ये जो है यूपीएससी का ट्रैप है, बोलने का मतलब है कि क्वेश्चन को इसी तरीके से घुमा के देते हैं, तो इस चीज को याद में रखोगे। कुछ एक्टिविटी यहाँ पे जो कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटी क्या है, माइनिंग नहीं कर सकते, इको सेंसिटिव जोन में माइनिंग नहीं होगा, प्लस पॉल्यूटेटिंग जो इंडस्ट्री होते हैं, जितना भी पॉल्यूशन फैलाने वाले, स्प्रिट करने वाले या फिर जिस इंडस्ट्री से ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं ये यहाँ पे बैन होगा, प्लस जो फायरवुड होते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए ये सब चीज़ को यहाँ पे बैन किए गए हैं। हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, फेलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये सब यहाँ पे बैन होंगे। प्लस यहाँ पे जो परमिटेड एक्टिविटी है जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो इस एरिया में कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी कर सकते हैं,
इको टूरिज्म यहाँ पे रेगुलेटेड होगा, ध्यान रखना। इस एक्टिविटी को कर सकते हो लेकिन यहाँ पे रेगुलेटेड एक्टिविटी होगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्चुअल में बैन है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस करना है तो उस एरिया में क्या है, रेगुलेटेड होगा, रेगुलेशंस के थ्रू किए जाएंगे, ये यहाँ पे बोले गए हैं, ठीक है। फिर जो कुंभाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुंभालगढ़ राजस्थान में लोकेटेड है, जो कि अरावली रेंज में ही देखने को मिलता है। लीगल स्टेटस बता चुका हूँ, 1971 यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। चलो, कुछ फ्लोरा एंड फौना भी यहाँ पे है, जैसे कि फ्लोरा ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में, ट्री में अगर बात करें तो धोक है, खैर है, सलार है, बम्बू है, ये सब जो है इसमें देखने को मिलता है। प्लस फौना की कैटेगरी में लियोपार्ड है, इंडियन वॉल्फ है, स्टिप हैन है ना, चीतल है, सांबर है, नीलगई है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फौना भी है। फिर नेक्स्ट न्यूज है जो कि इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यहाँ पे ऑपरेट किए जाएंगे गुवाहाटी से हावड़ा के बीच, ठीक है। याद रखना इस चीज को, जो बेसिक्स डिटेल है 2026 अभी ही रिसेंटली इसको यहाँ पे जो है रन किए जाएंगे। क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा, जो कि एक वंदे भारत का एक तो एक्सटेंड होगा, सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी है ईस्टर्न एंड नदर्न ईस्टर्न इंडिया, इसमें भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। मॉडर्नाइजेशन का इंडिया रेलवे में एक सिंबल है वंदे भारत, ठीक है। प्लस सपोर्ट करते हैं मेक इन इंडिया, इंडिजीनियस जो ट्रेन टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ में बूस्ट होगा। नेक्स्ट जो कि बुक्स हैं, देखो जो बुक्स आते हैं, ऑब्ituaries आते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेना है, बस इसमें बुक्स का नाम याद रखोगे और ऑथर याद रखोगे, बस यही चीज़ इसमें करना होता है। नेक्स्ट जो कि इंडिया रैंक यहाँ पे 6 है इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, 2026 के लिए रिलीज किए गए हैं। क्या है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स? द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है दैट इवैक्यूएट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मेजर एशियन इकोनॉमिक्स। इट हेल्प गवर्नमेंट इन्वेस्टर एंड बिजनेस अंडरस्टैंड रीजनल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कवरेज। सिंपल से बात है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे कि इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री का अगर एग्जांपल ले तो इंडिया में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्या कंपटीशन यहाँ पे फेस किए जा रहे हैं, तो हर एक एशिया में जितना भी कंट्री है उसको इवैक्यूलेट किए जाते हैं, इवैक्यूएशंस किए जाते हैं, ठीक है, इवेल्युएट किए जाते हैं। तो उसी के लिए एक जो है इंडेक्स प्रिपेयर किए गए हैं। कवरेज यहाँ पे 10 एशियन इकोनॉमिक्स जो है एक्सेस किए गए अक्रॉस मल्टीपल पिलर, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे टेली देख लो, मेडल टेली, तो चाइना इसमें टॉप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना है, उसके बाद मलेशिया है, वियतनाम है। ये आसियान मेंबर को इंक्लूड किए गए हैं, है ना, अदर जो कंटिनेंट है उसको इंक्लूड नहीं किए गए, ध्यान रखना। तो इसी के रेस्पेक्ट में 6 नंबर जो है वो इंडिया का है, 6 नंबर इंडिया का है, ठीक है। चलो, ये भी एक सिंगल लाइन याद रखना है, जो सैना जो नेहवाल है इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिए हैं, कहाँ से, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन से, और 2016 में इसे पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। बाकी अदर अवार्ड जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया, है ना, खेल रत्न अवार्ड 2010 है, अर्जुन अवार्ड में 2009 जो है दिए गए हैं, प्लस पद्मश्री अवार्ड है 2010, पद्म भूषण है 2016, ठीक है। ये सब याद रहेगा, क्योंकि यहाँ तक जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, इस टेबल को जो है टेलीग्राम में भी अपलोड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो कंटेंट है उसको चेंज किए गए हैं। एक तो जो रिटर्न में आएगा वो तो कवर कर लोगे इजी में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी हैंडल करने के लिए इस टाइप के कंटेंट रखे गए हैं, ताकि अगर पैनल अगर क्वेश्चंस को भी घुमाते हैं या फिर कुछ पूछ लिए जाते हैं तो आसानी से यहाँ से हैंडल कर सकते हो, है ना। डे टू डे अगर अपडेट रहोगे तो अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे, माइंड पूरा ओपन हो जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फिर इंटर करते हैं कुछ एडिटोरियल की तरफ, एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 एडिटोरियल है ना, जिसे यहाँ पे कवर करेंगे। एक यहाँ पे डेंजरियस मार्च टुवर्ड्स हिमालयन इकोसाइड, क्योंकि हिमालयन इकोसाइड में अभी जो है 4 धाम प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं। अब 4 धाम प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है, अवलेंच हो रहा है, जो है लैंड स्लाइड हो रहे हैं। प्लस इस जो ये जो एडिटोरियल है हिमालय को जो है इकोसाइड का, इसमें हिमालय से रिलेटेड पूरा डिटेल दिए गए हैं, क्या क्या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, 4 धाम प्रोजेक्ट से क्या क्या इशू हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी दिए गए हैं, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
फिर जो ब्रिक्स हैं, अब ब्रिक्स का जो सेशन होगा चेयरमैन किए जाएंगे अभी प्रेजेंटली जो 2026 हैं इसमें इंडिया के द्वारा किए जाएंगे। तो जब ब्रिक्स एज अ इंडिया यहाँ पे कवर किए जाएंगे तो इंडिया के पास क्या ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो कि अपने लेवल में प्लस ग्लोबल साउथ लेवल में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, इसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, जिसमें से पहला एडिटोरियल है अ डेंजरस मार्च टुवर्ड्स हिमालय इकोसिस्टम। हिमालय में क्या क्या दिक्कत आ रहे हैं, इसे लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 3 से, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से। ऐसे में भी क्वेश्चन आ सकता है, सीएपीएफ में भी ऐसे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अभी जो है क्लाइमेट इम्पैक्ट 2025 का अगर सिनारियो देखें तो कंटिन्यूस यहाँ पे 331 डेज यहाँ पे नियर कंटिन्यूस क्लाइमेट शॉक्स देखने को मिला है। कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे अवलेंच हो रहा है, और इसी के वजह से 4000 अभी तक जो है पूरा डेथ कैलकुलेट किए जा चुके हैं ड्यू टू डिजास्टर। अब लैंडस्लाइड होगा है ना, तो वो भी एक डिजास्टर की कैटेगरी में रखे गए हैं, है ना। अवलेंच है, अवलेंच भी यहाँ पे डिजास्टर की कैटेगरी में रखे गए हैं। और मोस्ट अफेक्टेड जो रीजन है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही है मोस्ट यहाँ पे अफेक्टेड टाउन भी यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि ऑथर के द्वारा बताए गए हैं। मेजर डिजास्टर जो हुए हैं अभी तक, क्योंकि 331 डेज यहाँ पे बहुत लॉन्ग होता है, नियरली 1 ईयर से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, 1 ईयर से ज़्यादा ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है मेजर डिजास्टर में, जैसे कि क्लाउड बस्ट हो रहे हैं। क्लाउड बस्ट मतलब होता है बल्क अमाउंट में जो वाटर होते हैं उसका नीचे आना। अब देखो क्लाउड बस्ट यहाँ पे डिफरेंट होता है और यहाँ पे जो रेनफॉल है रेनफॉल डिफरेंट होते हैं, दोनों का यहाँ पे मीनिंग अलग होता है। अब रेनफॉल तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, रेनफॉल में क्या होता है वाटर वेपर भी आते हैं, रेनफॉल में जो वाटर ड्रॉपलेट है ये भी आते हैं, रेनफॉल में जो आइस होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन क्लाउड बस्ट में केवल वाटर आते हैं जो कि बल्क अमाउंट में आते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड अवलेंच ये कवर कर चुके हैं, फ्लैश फ्लड होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट है, मेजर डिजास्टर भी ऑथर के द्वारा बताए गए हैं। और इन सब का जो मेन इशू है ये 4 धाम रोड प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी 4 धाम जो है रोड प्रोजेक्ट जो है रनिंग में है। क्या क्या यहाँ पे 4 धाम में इशू किए गए हैं, देखो 7000 देवदार जो ट्री है इसको फेल किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। 10 हेक्टेयर फॉर जो है मक डंपिंग किए जाएंगे, और 43 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है इसको यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। अब सोचो यहाँ पे 43 हेक्टेयर जो वाटर जो फॉरेस्ट है इसको क्लियर कर रहे हैं, और उसमें से 7000 देवदार यहाँ पे ट्री है। और हिमालय का अगर थोड़ा सा इकोलॉजिकल अगर कवर किए होंगे तो हिमालय में मोस्ट डोमिनेटेड जो ट्री होते हैं वो देवदार ट्री होते हैं, और इसी में जो है 7000 से यहाँ पे कवर कर रहे हो। अब इस तरीके से 43 हेक्टेयर लैंड क्लियर कर रहे हो, 7000 ट्री को यहाँ पे फॉल कर रहे हो, तो इसका भी एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस होगा जो कि यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि डिजास्टर आ रहे हैं, ठीक है। प्लस उसके बाद देखो इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ देवदार क्या होता है, क्योंकि अभी बताया कि देवदार ट्री यहाँ पे मोस्ट डोमिनेटेड ट्री होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इकोलॉजिकल वैल्यू अगर देखोगे देवदार का, देवदार यहाँ पे हिमालय में पाया जाता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये जो लैंडस्लाइड होते हैं इसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि देवदार वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब इसका जड़ क्या है, पूरे जो सॉइल होते हैं उसको कैचअप करके रखे होते हैं, है ना, पकड़ के रखते हैं, तो इससे जो लैंडस्लाइड होने का जो चांसेस होते हैं उसको मिनिमल किए जा सकते हैं। प्लस जो अवलेंच हैं, जो डेब्रिस फ्लो होते हैं, इन सब को रोकने का काम जो है किसके द्वारा किए जाते हैं, देवदार ट्री के द्वारा ही किए जाते हैं। प्लस जो फ्रेगाइल सॉइल है उसको कैप्चर करने का काम देवदार ट्री के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। कुछ यहाँ पे जो है यूनिक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं इस ट्री में, ठीक है। तो इसेंशियल ऑयल हो गया, फेनोलिक्स हो गया, जो रिवर माइक्रोबायोलॉजी उसको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। कवर किए होंगे आप ही ये चीज़ भी जानते होंगे कि जो गंगा जल है, ठीक है, गंगा जल कभी यहाँ पे खराब नहीं होते। क्यों खराब नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल यहाँ पे यूजफुल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है गंगा जल यहाँ पे खराब नहीं होते। माइक्रो क्लाइमेटिक जो रेगुलेशन इसी के द्वारा किए जाते हैं। जो कूलर एयर है, वाटर है, इसको मेंटेन करने का काम पूरे इस ट्री के द्वारा किए जाते हैं। अब ट्री को यहाँ पे देवदार ट्री हो गया 43 हेक्टेयर में है, उसको क्लियर कर रहे हो। अब उसको क्लियर कर रहे हो तो जो एयर है, एयर को यहाँ पे कैप्चर करने का काम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट करने का काम, ये सब तो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जब ये सब रिड्यूस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट होगा। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे इम्पेक्ट देख लो, एयर यहाँ पे वार्म हो जाएंगे,
ठीक है। प्लस जो ऑक्सीजन लेवल है रिड्यूस हो जाएंगे, जो चीज़ अभी बताया हूँ। प्लस जो इकोलॉजिकल डैमेज है वो भी देखने को मिलेगा। रिवर इकोलॉजी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, क्योंकि देखो रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज करो कि देवदार का ट्री है, अब देवदार का ट्री है और यहीं से रिवर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो सॉइल है, इस सॉइल को अगर देवदार ट्री रहेंगे हैं तब तो कैप्चर करके रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से देवदार ट्री को अगर क्लियर अप कर रहे हो, है ना, क्लीन कर दो। अब यहाँ पे सॉइल को देखो, अब सॉइल यहाँ पे फ्रूगुल है, यहाँ पे अभी डिस्कस किया ना, फ्रेगाइल सॉइल है। तो इससे क्या है, ये जो रिवर है तो रिवर अपने साथ ये पूरा सॉइल को यहाँ पे आगे लेकर चले जाएंगे। अब आगे लेकर चले जाएंगे तो जो रिवर है, रिवर में पूरा बहुत ज़्यादा मड हो जाएंगे, डेब्रिस हो जाएंगे। अब डेब्रिस को भी यहाँ पे एक जगह डिपोजिट करना होगा, तो मल्टीपल चैलेंजेस यहाँ पे हैं। अब एक इसी का जो चैलेंजेस हैं इसको रिड्यूस करने के लिए एक यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए। कौन सा सॉल्यूशन, कि ट्री को यहाँ पे ट्रांसलोकेशंस कर देते हैं। हिमालय में ट्री है, ठीक है, ये हिमालय ट्री को अदर जगह यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हिमालय में ट्री है वो कौन सा ट्री है, वो देवदार ट्री है। अब देवदार ट्री को अगर कहीं पे जो है ओरिजिन होना है, उसको जो है ग्रोथ होना है, तो ग्रोथ होने के लिए भी एक इकोसिस्टम की जरूरत होता है। कैक्टस, अब कैक्टस को डिफरेंट जगह अगर लेके चले जाओगे, कैक्टस जो कि मोस्टली जो है ड्राई रीजन में देखने को मिलता है, अब कैक्टस को जो है वाटर इंटेंसिव रीजन में अगर लेके चले जाओगे तो उसका ओरिजिन यहाँ पे संभव नहीं होता। सिंपल सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर ट्री के लिए, उसके लिए जो है पर्टिकुलर इकोसिस्टम चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेनफॉल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर सेम एरिया में सेम इकोसिस्टम में करोगे तो होगा नहीं। अब डिफरेंट इकोसिस्टम में उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका जो डेथ होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वो पूरा नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल फ्लॉ कॉन्सेप्ट जो कि अभी समझा दिया हूँ इसको। प्लस यहाँ पे सेंचुरियन ओल्ड देवदार कैन नॉट सर्वाइव अप रूटिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अब देवदार ट्री भी यहाँ पे 100 ईयर से भी ज़्यादा रह रहे हैं। अब उसको जो है पूरा, है ना, वो उखाड़ोगे उसको, उसके बाद नेक्स्ट एरिया में उसको जो है ट्रांसलोकेट करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यू होगा। साइट स्पेसिफिक इकोलॉजिकल फंक्शंस, तो सिंपल से यहाँ पे है कि अगर ट्रांसलोकेट करते हो तो सीधी से बात है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। तो चार धाम प्रोजेक्ट एक केस स्टडी ऑफ फेलर यहाँ पे कवर कर लेते हैं, क्योंकि चार धाम प्रोजेक्ट ही है कोर इशू। तो यहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जाएंगे इसको पढ़ेंगे, कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे की प्रोविजन रखे गए हैं जो कि डिफरेंट जो प्रोविजन है इसको वायलेट कर रहे हैं। क्या क्या प्रोविजन है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार नहीं किए गए। अगर चार धाम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग चाहिए होता है। प्लस जो प्रोजेक्ट है पूरा फ्रेगमेंटेशन है, जो कि जो सिक्योरिटी होता है उसको बाईपास कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम, हिमालय जैसे इको सेंसिटिव जोन को अगर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो सबसे पहले उसके लिए तो डाटा होना चाहिए, है ना। तो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे कर रहे हो तो पूरा सिक्योरिटी जो पर्पस है उसको यहाँ पे बाईपास कर रहे हैं। जो रोड का विथ है इसको भी यहाँ पे इनकरेक्ट लिए गए हैं, है ना। रोड का विथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सच इकोसिस्टम जैसे कि हिमालय इकोसिस्टम। प्लस वर्टिकल हिन कटिंग हो रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यहाँ पे मड डंपिंग हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू है। कॉन्सिक्वेंसेज में अभी डिस्कस किए, एक तो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड आ रहे हैं, प्लस उसी के साथ जो रोड है यहाँ पे लिखा हुआ है 800 प्लस यहाँ पे एक्टिव लैंडस्लाइड जोन है, प्लस उसके साथ जो बॉर्डर रोड क्लोज रिपीटेडली यहाँ पे हो रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। पॉलिसी कंट्राडिक्शन, देखो एक्चुअली है क्या कि ये जो चार धाम प्रोजेक्ट है ये अदर पॉलिसी को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। कैसे, हिमालय को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कीम्स यहाँ पे लाए गए थे, मिशंस लाए गए थे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम 2014 में इस स्कीम को, इस मिशंस को लाए गए थे। इस मिशंस का काम क्या है कि जो हिमालय में जितना भी ग्लेशियर एंड बायोडाइवर्सिटी है उसको मॉनिटर किया जाएगा, नेचुरल जो हजार्ड्स हो रहे हैं उसको मिटिगेट करने का काम किए जाएंगे, सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगा, साइंटिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग होंगे, ये स्कीम के थ्रू बोले गए थे, ठीक है। 2014 में ये जो मिशन लाए गए थे इसको बोले गए थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा है। अब चार धाम प्रोजेक्ट को अगर देखोगे, जितना भी यहाँ पे एक्टिविटीज कंडक्ट किए जा रही है, सब एक्टिविटीज जो ये मिशन है इसका वायलेशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे रूट कॉसेज भी हैं, ह्यूमन जो है प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है,
तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो दिक्कत है ये हिमालय ओरिजिन से दिक्कत है। हिमालय ओरिजिन मतलब हिमालय में जितना भी अनसेफ यहाँ पे एक्टिविटी किए जा रहे हैं, है ना, अनरेगुलेटेड यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सेसिव व्हीकल ट्रैफिक जो है हिमालय इकोसिस्टम जोन में देखने को मिल रहे हैं, पुअर सॉलिड यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी असेसमेंट भी यहाँ पे मिनिमल है। यहाँ पे जो हाईवे हैं उसको यहाँ पे वाइड अनस्टेबल स्लोप में रखे गए हैं, मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर लैंडस्लाइड आता है तो जो हाईवे है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टनल यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे, विदाउट जियोलॉजिकल सर्वे टनल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में कोई इको सेंसिटिव जोन के यहाँ पे हार्म नहीं किए जा सकते। ये यहाँ पे मेजर कंस्ट्रेंट होता है कि डेवलपमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंटल है इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल वे में यूज़ करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो वे फॉरवर्ड है इसमें क्या है कि डिजास्टर जो रिजिलेंट हैं उसको यहाँ पे, जो रेकलेस इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो उसमें जो डिजास्टर रेजिलेंट है उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दो, मतलब डिजास्टर को पहले करो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो इको सेंसिटिव जोन को हिमालय एज अ माउंटेन को ध्यान में रखते हुए करो। प्लस जो रोड का विड्थ है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने की जरूरत है। हिमालय में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विड्थ के जो है रोड यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ हिमालय रीजन है। अब हिमालय रीजन जो कि इको सेंसिटिव जोन है, प्लस जो इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड जितना भी उसको रेस्पेक्ट करना है, साइंटिफिक बेस्ड यहाँ पे प्लानिंग होना चाहिए। और जो कैपेसिटी है, चाहे टूरिज्म का कैपेसिटी हो चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो, इन सब चीज़ को थोड़ा सा जो है क्या करना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए और इसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जो ओल्ड ग्रोथ है फॉरेस्ट को उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देवदार ट्री हैं, सालों साल से जो देवदार ट्री हैं वो कहाँ पे, हिमालय में है। अब उसको जो है नॉर्मली ट्रांसलोकेट करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। प्लस क्लाइमेटिक सेंसिटिव जो गवर्नेंस है, इन सब चीज़ को जो है रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला न्यूज़ समझ आ गया, पहला एडिटोरियल ये रहा। नेक्स्ट एडिटोरियल को कवर करते वो है ब्रिक्स। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स ओवरव्यू कवर किए हैं, है ना। ब्रिक्स इंडिया समिट नीड टू ग्रीन एंड रिजिलेंट एजेंडा 2026 है। अब इस 2026 में ब्रिक्स को यहाँ पे हेल्ड किए जाएंगे, चेयरमैन किए जाएंगे इंडिया के द्वारा। अब इंडिया यहाँ पे ब्रिक्स को चेयरमैन किए जाएंगे तो दो यहाँ पे ओरिएंटेशन है। इंडिया एज अ ओन अपने लेवल में क्या डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कंट्री लेवल में, और इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ, क्योंकि इंडिया जो है एज अ ग्लोबल साउथ का लीडर की तरह भी इमर्ज हो रहा है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो दो यहाँ पे व्यू पॉइंट है, ब्रिक्स जो है एक अपने लेवल में क्या डिसीजन ले सकते हैं और ग्लोबल साउथ जो है अपने लेवल में क्या डिसीजन ले सकते हैं एज अ चेयरमैन। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, जैसे कि यूएस के द्वारा जो है ऑलमोस्ट आई थिंक जो है 70, अच्छा हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यूएस है, यूएस ने 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इससे वेप आउट किए गए हैं, मतलब उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको यहाँ पे, उस मेंबर को यहाँ पे विड्रॉ कर लिए हैं। और इसमें से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके द्वारा लीड किए जाते हैं, इंडिया के द्वारा लीड किए जाते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर है उसको भी यूएस के द्वारा यहाँ पे हटा लिए गए हैं। प्लस वेनेजुला का इशू है, ग्रीनलैंड का इशू है, तो यूएस भी यहाँ पे मेजर कंसर्न हो रहा है। तो इंडिया क्या यहाँ पे अपने लेवल में इंस्टेंट ले सकते हैं, वन बाय वन करके अब डिटेल के साथ कवर करते हैं। ब्रिक्स 2026 इंडिया के द्वारा हेल्ड किए जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टॉपिक है ना, GS2 से इसको लिंक कर सकते हो और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी इसको लिंक कर सकते हो, क्योंकि ब्रिक्स में जो डिस्कस किए गए हैं वो एक मेजर इशू यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है, इसको डिस्कस किए गए हैं। तो इससे जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी डिस्कस कर सकते हो। CAPF ऐसे में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है G20 का 2023 में सक्सेसफुली यहाँ पे इंडिया के द्वारा होस्ट किए गए हैं। नाउ अब यहाँ पे एक चैलेंजेस आएगा जो कि अब ब्रिक्स का है, इसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो वाई क्लाइमेट रेजिलियंस शुड बी कोर एजेंडा, ये पॉइंट समझना। अभी बताया कि ऑथर के द्वारा भी ये बोले गए हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है यही क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पे एजेंडा बन रहा है। सबसे पहले बात, जो ग्लोबल साउथ है ये डिसप्रपोर्शनल यहाँ पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हो रहे हैं, ग्लोबल साउथ बोले गए हैं, ध्यान रखना। ये अगर देखोगे तो ऊपर ग्लोबल साउथ के जितना भी अपर नेशन है और मोस्टली नेशंस यहाँ पे डेवलप नेशन है,
ठीक है। और नीचे आओगे ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ का अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लोगे अगर कंट्री का, तो जितना भी ग्लोबल साउथ में नेशन है या तो डेवलपिंग नेशन है या फिर अंडर डेवलप नेशन है। मतलब अब जितना भी डेवलप नेशन है उतने तो पूरा अर्बनाइज है, अर्बनाइजेशन कर चुके हैं। अब अर्बनाइजेशन किए हैं तो पहले पास्ट में उन्होंने कोल को भी जलाए हैं, ईंधन जलाए हैं, तो पास्ट से जो है पूरा ओरिजिनेट हो गया है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन ओरिजिनेट कर लिए हैं, अब ग्लोबल साउथ को बोलते हैं कि पॉल्यूशंस को बैन करो। ठीक है। अब पॉल्यूशंस को बैन करेंगे ग्लोबल साउथ के कंट्री, तो फोसिल फ्यूल के अलावा उसके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। अब रिन्यूएबल एनर्जी को अगर ग्लोबल साउथ यूज भी करते हैं तो इसके लिए जो है फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, और फंडिंग डेवलप नेशंस करने को भी तैयार नहीं है। ठीक है। तो एक जो है डिसप्रपोर्शनेट यहाँ पे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट रिजिलेंट, जिसमें से डेवलपमेंट और सर्वाइवल इशू, ये भी बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इंडिया डेवलप हो, अदर कंट्री भी चाह रहे हैं, इंडिविजुअल कंट्री भी चाह रहे हैं कि अपना कंट्री यहाँ पे डेवलप हो। लेकिन अगर डेवलपमेंट करोगे तो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री लगाओगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, नैरो एग्जांपल है, याद रखना। जैसे कि डेवलपमेंट है, अब डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री लगाओगे। अब इंडस्ट्री को एनर्जी की जरूरत है ना, इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, तो उसके लिए क्या करोगे, कोल जलाओगे। अब कोल जलाओगे तो इसको एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तब ये डेवलप करेगा। ये एक व्यू हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कोल को अगर जला रहे हो तो कोल जलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। अब पॉल्यूशन होगा तो सर्वाइवल इशू आएगा, जैसे कि दिल्ली एग्जांपल ले लो। ठीक है। एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये सर्वाइवल इशू आएगा। और कोल जला रहे हो तो पॉल्यूशन होगा, तो क्लाइमेट चेंज भी होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी हो प्लस यहाँ पे सर्वाइवल इशू भी रिजॉल्व हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे क्लाइमेट जो रिजिलेंट बोले गए, ये थोड़ा यहाँ पे चैलेंजेस हो जाते हैं। तो इंडियन लीडरशिप में क्या क्या ऐसा चीज़ को इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि 2026 को इंडिया के द्वारा चेयरमैन किए जाएंगे। तो जो ग्रीन ग्रोथ है इनको इंक्लूजन किए जा सकते हैं, क्लाइमेट जस्टिस में बात कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बात कर सकते हैं। यह भी हुआ नहीं है, ये व्यू दे रहे हैं ऑथर के द्वारा कि इस तरीके से जो है टॉक किए जा सकते हैं 2026 में। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंजेस आते हैं, है ना, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि अभी जो है ट्रम्प जो वर्ल्ड पोलर है इसके द्वारा बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं वर्ल्ड को, चाहे ग्रीनलैंड के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे वेनेजुला को ले लो। क्योंकि अभी जो है यूएस के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। एक तो सबसे पहले बात कि ग्रीनलैंड का इशू हुआ है, वेनेजुला का जो है कैप्चर करने का इशू हुआ है, प्लस अभी जो है यूएस ने 66 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे भी जो है बाइकआउट कर लिए। बाइकआउट तो नहीं बोलना चाहिए, जो इसको जो है 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मेंबर है उसको यहाँ पे विड्रॉ कर लिए। ठीक है। इंक्लूडिंग यहाँ पे उसके साथ जो COP13 है, जो बेलम है, इसको भी यहाँ पे अवे कर लिए हैं। अब यूरोपियन नेशंस का अगर देख लो तो यूरोपियन नेशन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फटीग है। ध्यान रखना, जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स में जितना भी नेशन है वो मोस्टली आसियान नेशन है, और उसी के साथ इसमें जो नेशन देखोगे वो पूरे या तो डेवलपिंग नेशन है या फिर अंडर डेवलप नेशन है। अब एक जो है एक्शन देख लिए यूएस का, एक और दूसरा एक्शन देखो कारनामा, वो है यूरोप का। अब यूरोप जो है क्लाइमेट फटीग है, मतलब यूरोप का जितना भी नेशन देखोगे डेवलप नेशन है। अब डेवलप नेशन है तो फोसिल फ्यूल को डेवलप कर लिए हैं पूरा, जो है फोसिल फ्यूल को जला के। अब बारी आ रहे हैं ब्रिक्स नेशंस का, मतलब डेवलपिंग नेशंस का, तो उसको जो है बैन करने को बोल रहे हैं। तो दोनों चीज यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। प्लस यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं शिफ्टिंग टू डोमेस्टिक पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, ध्यान रखना जो यूरोपियन नेशन है ये डोमेस्टिक पॉलिसी सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ब्रिक्स नेशंस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे एक हिसाब से। ठीक है। ब्रिक्स कैन इमर्ज एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर कोलाबोरेटिव क्लाइमेटिक एक्शन, क्योंकि ब्रिक्स में जो है मोस्टली पॉपुलेशन कंट्री के लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, है ना, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना हो गए, है ना, और यहाँ पे जीडीपी भी बहुत ज़्यादा है, तो एज यहाँ पे स्टेबलाइजर के रूप में काम कर सकते हैं। इंडिया जो है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। इंडिया का यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होता है ये ध्यान रखना। देखो ब्रिक्स जो है इंडिया के द्वारा चेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन ब्रिक्स जो है इसको ट्रम्प के द्वारा क्या परस्यू किया जाते हैं कि एंटी अमेरिकन है। ठीक है। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया भी शामिल है, अब ब्रिक्स को यहाँ पे क्या एज्यूम किया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा कि ये एंटी अमेरिकन है, एंटी डॉलर है, इस तरीके से। अब देखो ब्रिक्स में जो है जितना भी नेशन है उसमें एक नेशन इंडिया है।
अब ब्रिक्स को एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर एंटी अमेरिकन एंटी डॉलर थ्रेट समझेंगे तो हो सके तो शायद इंडिया को भी इस तरीके से परस्यू किया जा सकते, इस तरीके से भी परस्यू किया जा सके। तो इंडिया के पास वही कंस्टेंट यहाँ पे आ जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक टाई यूएस के साथ कैसे बिल्ड करें, कैसे जो है ट्रेड निगोशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, रशियन ऑयल जो इंपोर्ट है ये किस तरीके से हो, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली रशियन ऑयल में भी यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेजर चैलेंजेस हैं एज अ चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स 2026। लेकिन इंडिया का कुछ स्टैंड भी है, जैसे कि G20 दिल्ली समिट यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे इंडिया के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस जियो पॉलिटिक्स को यहाँ पे बैलेंस कर लिए गए थे इंडिया के द्वारा, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो गया, मल्टी अलाइनमेंट है, लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, इन सब चीज़ को अच्छे तरीके से इंडिया के द्वारा जो है हैंडल किए गए थे। तो होप है कि जो है ब्रिक्स का 2026 नेशंस भी अच्छे तरीके से इस तरीके से हेल्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेजर कंसर्न आएगा क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं कि ग्लोबल साउथ या फिर ब्रिक्स नेशंस में ही इम्पेक्ट होगा। जो क्लाइमेट चेंज है ये यूरोपियन नेशंस भी में भी इम्पेक्ट होगा, अमेरिका में भी इम्पेक्ट होगा। लेकिन जो यूरोपियन नेशन है, डेवलप नेशन है, वो फंडिंग करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है ब्रिक्स नेशंस में एक मेजर कंसर्न आएगा। ब्रिक्स नेशन इसलिए क्योंकि ब्रिक्स नेशन में जितना भी कंट्री है वो पूरा डेवलपिंग कंट्री है। तो इम्पैक्ट अक्रॉस ब्रिक्स का अगर देखोगे तो परमाफास्ट जो है, प्लस अमेजॉन स्टेट्स हैं, हिमालयन जो है फ्रेगिलिटी है, प्लस कोस्टल एंड रिवर एंड रिस्क है, ये सब चीज़ जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से ही हो रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या ले सकते हैं, एडॉप्टेशन, रिजिलियंट, इक्विटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कुछ यहाँ पे कलेक्टिव एडवांसमेंट यहाँ से लिए जा सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज का इशू यहाँ पे है, अभी भी यहाँ पे है। बाकी ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है, इसे बताए गए हैं स्टैटिक, जैसे कि ब्रिक्स का यहाँ पे एक्सपांड हुआ है। ठीक है, ग्रेटर पॉलिटिकल एंड जो है इकोनॉमिकल थे, क्योंकि पहले क्या थे, ब्रिक थे। अब ब्रिक के बाद ब्रिक्स हुए, मतलब साउथ अफ्रीका यहाँ पे 2010 में आई थिंक जो है साउथ अफ्रीका एड हुए हैं। अब ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस हो गए हैं। ब्रिक्स प्लस मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कंट्री का एड हो गया, मेंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंबर हैं, तो इसका जो वैल्यू है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोले हैं बेसिक एंड एक्सपांडेड। बेसिक में कौन कौन है, बेसिक भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, ध्यान रखना, जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना है, जो कि इफेक्टिव प्लेटफॉर्म विद इन UNFCCC, मतलब जो क्लाइमेट चेंज से जितना भी दिक्कत आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं बेसिक, और जो है ब्रिक्स यहाँ पे अलग है। ठीक है, चलो, तो क्लाइमेट फाइनेंस की आउटकम थोड़ा सा अगर कवर किया जाए तो यहाँ पे रियलिटी वही हो रहा है। रियलिटी क्या है कि जो डेवलप नेशन है वो जो है फंडिंग देने को तैयार नहीं है। अब फंडिंग नहीं देंगे तो डेवलपिंग नेशन जितना रिन्यूएबल एनर्जी को या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए उतना डेवलपिंग नेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक में उसको फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। डेवलपिंग नेशन है तो फॉसिल फ्यूल उसके पास ज़्यादा ही होंगे। मोस्टली डेवलपिंग नेशंस को अगर देखोगे तो उसमें फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा है, उसके पास बहुत ज़्यादा, तो फॉसिल फ्यूल का ही यूज़ किए जाएंगे। जब फॉसिल फ्यूल का वास्ट अमाउंट में यूज़ किए जाएंगे तो जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज का दिक्कत आएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है। अब यहाँ पे एक आएगा फंडिंग का। अब फंडिंग भी चाहिए तो कहाँ से मिल सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अब ये भी जो है क्लाइमेट फाइनेंस करने को भी तैयार नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फाइनेंस जो करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो इंडिया एज अ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या कवर कर सकते हैं, ये स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ये जो टेबल लिखे गए हैं पूरा स्टैटिक है। जैसे कि जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स जो है 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को जो है होल्ड करके रखे हैं, 40% ऑफ ग्लोबल GDP कवर करते हैं, 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को यहाँ पे कवर करते हैं। तो ब्रिक्स 2026 एज अ चेयरमैन इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको कवर करते हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक गैप होता है सैप ग्लोबल एजेंडा ऑन रिजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, क्योंकि इंडिया भी चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे बूस्ट किए जाए, चाहे सोलर पैनल के थ्रू किया जाए या फिर अदर मीडियम के थ्रू किया जाए, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो ग्लोबल साउथ है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ का लीडर यहाँ पे इंडिया को इमर्ज होना है ना। ग्लोबल साउथ एज अ इंडिया
लीडर यहाँ पे इमर्ज होना है तो अपने लेवल में जो है ग्लोबल साउथ के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, प्लस जो जियो पॉलिटिक्स हैं उसको यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ तक बहुत ज़्यादा इशू भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस एडिटोरियल का? तो क्लाइमेट रिजिलेंट यहाँ पे सेंट्रल ब्रिक्स एजेंडा ये होना चाहिए। जो ब्रिक्स का एजेंडा है ये ऑथर के द्वारा बोले गए, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिलीज किए गए हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि जो ब्रिक्स एजेंडा है उसका सेंट्रल थीम यहाँ पे क्लाइमेट रिजिलेंट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन एम है यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्योंकि अगर क्लाइमेट इम्पैक्ट हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट डिसीज होगा। अब डिसीज होंगे तो उसका जो है फंडिंग कहाँ से आएगा? तो एक यहाँ पे बोल सकते हो कि जैसे कि कोरोना आया था उस टाइम के यहाँ पे सिचुएशन आ सकते हैं, है ना, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अगर सोचा जाए तो। प्लस जो एडॉप्टेशन है, फाइनेंशियल है, इसको पुश करना होगा। मिटिगेशन अलाउन यहाँ पे जो है कंप्लीट वे यहाँ पे नहीं होगा। प्लस जो है डेवलपमेंट, डिफेंस डेवलपमेंट स्पेस फॉर ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ का एज द लीडर इमर्ज होना है। इंटीग्रेट क्लाइमेट ट्रेड एंड फाइनेंस डिस्कशंस को यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहिए। री इन्फोर्स मल्टीलेटरिज्म एंड जियो पॉलिटिक्स फ्लक्स, इसको यहाँ पर री इन्फोर्स करने का बात किए गए हैं बाय दी ऑथर के द्वारा, ठीक है। तो दो यहाँ पे एडिटोरियल भी डिस्कस किए हैं और इस एडिटोरियल के बेस में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स रिफ्लेक्ट इट्स स्ट्रेटजी। ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो ब्रिक्स है ये मल्टी अलाइनमेंट है रेदर देन अ ब्लॉक पॉलिटिक्स। यहाँ पे बोले गए हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स मतलब इंडिविजुअल यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल कंट्री अपने लेवल में नहीं सोच रहे हैं, ये जो है मल्टी अलाइनमेंट है। तो इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे। तो ये तो रहा कंप्लीट न्यूज़ प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। बाकी इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी ये अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें भी मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।